वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन कंटिन्यू करते हुए आज हम अपरेंट डेप्थ एंड शिफ्टिंग की बात करेंगे। जब कभी भी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर दोनों डिफरेंट ऑप्टिकल मीडियम में होंगे तो ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट की ट्रू पोजीशन ऑब्जर्व नहीं होगी। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन डेंसर मीडियम में है और कौन रेयर मीडियम में, और साथ ही इस बात पर डिपेंड करेगा कि रेज जो ऑब्जेक्ट से निकल के ऑब्जर्वर की तरफ जा रही हैं उनका बाउंड्री पे कितने एंगल पे इंसिडेंस है। सिंपलिसिटी बात की मेंटेन करते हुए आज हम केवल इस बात को एनालाइज करेंगे कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम होगा, इसको हम बोलेंगे नियरली नॉर्मल व्यूइंग या फिर हम बोलेंगे स्मॉल एंगल व्यूइंग। अपरेंट डेप्थ इनटू अ डेंसर मीडियम एट स्मॉल एंगल्स ऑफ व्यूइंग, मतलब ऑब्जेक्ट से जो रेज चारों तरफ निकल रही हैं वो बाउंड्री पर बहुत कम एंगल पे जो रेज आ रही हैं उन्हीं को ऑब्जर्वर देख पा रहा है। इसको हम कभी कभी नॉर्मल व्यूइंग भी बोलते हैं। और इसमें खास बात और होगी कि ये सारी रेज अगर ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करेंगे, एक लाइन मिलाएंगे, उसके हम ऑलमोस्ट पैरेलल मान सकते हैं या इनको पैरेक्सियल कंडीशन जैसा मान सकते हैं। अब एक सिचुएशन डिस्कस करते हुए हम यहाँ पे ये रेड कलर का एक रियल ऑब्जेक्ट लिया है और ये रियल ऑब्जेक्ट ये दोनों मीडियम की बाउंड्री से h डिस्टेंस पर है या ये कहें h डेप्थ पर है। इस जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू अज्यूम कर लें और आउटसाइड जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने 1 अज्यूम किया है। मान लें आउटसाइड एयर है या वैक्यूम है। अब ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज, अब देखिए ये रे ऑब्जेक्ट से एक रे कंसिडर किया, ये बाउंड्री पर आई, बाउंड्री पर आने के बाद ये रे नॉर्मल से अवे मुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बाहर का मीडियम डेंस रेयरर है और अंदर का मीडियम डेंसर है। अब देखिए क्लियर दिख रहा है ये एंगल आर एंगल आई से ज्यादा है। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश कर रहा होगा तो उसकी आईज में ये रेज जाएंगी। हम इस तरह से एक आई से एक ऑब्जर्वर को अज्यूम करें, तब इस आई को या इस ऑब्जर्वर को क्या महसूस होगा कि उसको तो ये लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट इधर नहीं है, ये ऑब्जेक्ट इस रे को अगर पीछे एक्सटेंड करें तो यहां कहीं है, इस तरह से। अब देखिए ये ऑब्जर्वर को ये रियल ऑब्जेक्ट जो यहां पे था यहां ना होके ये इस जगह शिफ्टेड दिखाई दे रहा है टुवर्ड्स अ बाउंड्री। अब इसमें ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा, मतलब कैसी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज। क्यों? क्योंकि इस तक कोई लाइट की एक्चुअल रेज नहीं आ रही है, मतलब ये रियल ऑब्जेक्ट जो था बाउंड्री की तरफ शिफ्टेड दिखाई दिया। अगर रियल ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो इस बात को हम थोड़ा सा एनालाइज करें। अब हमने जो वर्चुअल इमेज बनी उसकी डिस्टेंस बाउंड्री से h डैश अज्यूम कर ली और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को h शो किया गया है। स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करें, व्हाट वी कैन राइट, म्यू साइन आई इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर, क्योंकि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये इंसिडेंस मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और आउटसाइड मीडियम जिसमें रिफ्रैक्टेड रे जा रही है उसका हमने म्यू 1 अज्यूम किया है। फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, sin I upon sin R is equal to 1 by mu, and let us say this is very important result, equation number 1. Now what we can say, ये जो वेरिएबल हमने x अज्यूम किया यहां से यहां तक डिस्टेंस, इस x और एंगल R और एंगल I से हम h डैश और h दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन राइट अबाउट h, ये h है, ये एंगल I है और ये x है। सो यू कैन राइट वेरी इजीली फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री h इज इक्वल टू x cot I, and similarly h dash will be equal to x cot r, because ये h और h dash ये जो रेस्पेक्टिव ट्राइंगल्स हैं उनकी एडजेसेंट साइड्स बना रहे हैं और x परपेंडिकुलर है। So these two relation we can write, and now we can divide these two equations. So what we get, h dash by h is equal to cot r upon cot I, x and x will cancel out, and again we can transform cot into tan. So what it will be, tan I upon tan r, because tan theta is equal to 1 upon cot theta. Again we have talked, हमने जो बात की थी वो बहुत स्मॉल एंगल्स की बात की थी। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में एक आइडिया आपको मालूम होगा, tan थीटा अप्रोक्सीमेटली sin थीटा के इक्वल होता है, एंड वो भी अप्रोक्सीमेटली थीटा रेडियंस में मेजर करें तो इसके इक्वल होता है। तो अगर ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर लें तो h डैश अपॉन h अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा sin I अपॉन sin r।
और ये अप्रोक्सीमेट साइन उतना ही बेटर इक्वलिटी में बदलता जाएगा जितना ये एंगल आई और आर छोटे होते जाएंगे। तो हम ऑलमोस्ट नियरली व्यूइंग की बात करें तो ये रिलेशन की जगह हम इस अप्रोक्सीमेटली इक्वल की जगह हम एग्जैक्टली इक्वल की बात कर सकते हैं। एंड फॉर स्मॉल एंगल sin theta is approximately equal to tan theta is equal to tan theta and that ये अप्रोक्सीमेशन हमने यहाँ यूज किया। अब जैसे आपने देखा यहाँ sin i अपॉन sin r, देन यहाँ से इक्वेशन 1 को यूज किया सकता है। अब इक्वेशन 1 को यूज करें तो क्या मिलेगा, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। सो फ्रॉम हियर h डैश इज इक्वल टू h बाई म्यू। मतलब इस ऑब्जर्वर को डेंसर मीडियम रखा हुआ ये रियल ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल डेप्थ में नहीं, कम डेप्थ पे महसूस होगा और वो डेप्थ क्या होगी, h बाई म्यू। एंड इसी को हम बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। इन व्यूइंग फ्रॉम ए रेयर मीडियम इनटू ए डेंसर मीडियम, द परसीव्ड डेप्थ ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन द एक्चुअल डेप्थ। अब देखिए यहां इस बात को नोट करना बहुत जरूरी है, परसीव्ड डेप्थ ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट। ये अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता तो सिचुएशन डिफरेंट होती। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात हम ये रियल ऑब्जेक्ट की बातें प्रॉपरली एनालाइज करने के बाद उसकी बात शुरू करेंगे। अब इसका रिवर्स केस भी ले सकते हैं। हो सकता है ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में होता और ये रियल ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होता। उस केस में कैसा होगा इसको देखें। अपरेंट डेप्थ इनटू ए रेयर मीडियम एट स्मॉल एंगल्स ऑफ व्यूइंग। सो सिचुएशन अज्यूम किया। अब देखिए ये डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू लेंगे और ये रियल ऑब्जेक्ट इसकी बाउंड्री से h डिस्टेंस अवे रखा हुआ है। अब रियल ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेंगे रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के बाद वो सरफेस नॉर्मल जो ऐसा होगा उसकी तरफ टर्न कर जाएंगी। यहां से मान लो इस एंगल पर गई तो यहां पे ये नॉर्मल की तरफ टर्न कर जाएंगी एंड वी कैन सी इन दिस वे। अब अगर ये हम देखें ये x अज्यूम कर ले, यहां से यहाँ तक डिस्टेंस, ये एंगल I, ये एंगल R और ये एंगल I क्योंकि अल्टरनेट एंगल होंगे। अब मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, ये ऑब्जर्वर, तो उसको क्या ऑब्जर्व होगा कि ये रेज इस डायरेक्शन में आ रही है। मतलब वो उसको ऑब्जेक्ट यहां नहीं महसूस होगा, उसको ऑब्जेक्ट इस रे को पीछे एक्सटेंड करें तो यहां ऑब्जर्व होगा। क्योंकि इस बात को हम पहले देख चुके हैं कि ह्यूमन आई अपने अंदर एंटर करने वाली रे की डायरेक्शन को सेंस करती है। तो इस तरह से इस ऑब्जर्वर को ये जो रियल ऑब्जेक्ट था ये बाउंड्री से दूर शिफ्टेड दिखाई देगा। बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता और ऑब्जर्वर रेयर में तो ऑब्जेक्ट बाउंड्री की तरफ शिफ्टेड दिखाई दिया, और अगर अब रियल ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है और ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में तो रियल ऑब्जेक्ट बाउंड्री से दूर शिफ्टेड दिखाई दिया। अब इसको भी ठीक वैसे ही एनालाइज करें, हम रिफ्लेक्शन में स्नेल्स लॉ अप्लाई करें। सो व्हाट यू कैन राइट हियर, that is this way 1 into sin I is equal to mu into sin R, क्योंकि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू लिया है। सो sin I upon sin R is equal to mu and we call it equation 1। and similar analysis यहां से आप देखिए h is equal to हम x cot I लिख सकते हैं और h dash is equal to x cot R लिख सकते हैं। तो वो दोनों इक्वेशन लिख ली, h equal to x cot I और h dash is equal to x cot R। अब इनको डिवाइड कर दें। सो व्हाट यू गेट हियर, h dash by h is equal to cot R by cot I। अब अगेन cot को 10 में कन्वर्ट करते हैं तो व्हाट यू गेट हियर, tan I upon tan R। फिर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि ध्यान रहे हम स्मॉल एंगल व्यूइंग की बात कर रहे हैं, वो तो डायग्राम हमें क्लियरली चीजें दिखाई दें इसलिए इस एंगल्स को हमने बड़ा करके दिखाया है। एंड दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin I by sin R। अगेन ये बात करते हैं ये एंगल ऑफ व्यूइंग जितना छोटा होगा उतना ही जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन है वो बेटर अप्रोक्सीमेशन की तरफ बढ़ता जाएगा। एंड इन द लिमिट व्हेन I and R tends to 0 it will be equal to sin। and say what the approximation for small angles, sin theta is approximately equal to tan theta is approximately equal to theta। now from here इक्वेशन 1 इसमें अगर इनकॉर्पोरेट करें तो sin I upon sin R की जगह म्यू रख देंगे। so what you get here, h dash by h is equal to mu and h dash is equal to mu h। it means mu is greater than 1। तो इस इक्वेशन से हमें ये क्लियर होगा कि ये जो रियल ऑब्जेक्ट था कितना शिफ्टेड दिखाई देगा या कितना दूर दिखाई देगा। तो ये बात इन व्यूइंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम
into a rarer medium, the perceived depth of a real object is larger than the actual depth. मतलब ये बात, अगर हम डेंसर से रेयर में देख रहे हैं तो डेप्थ ज़्यादा दिखाई देगी, और रेयर से डेंसर में देख रहे हैं तो डेप्थ कम दिखाई देगी। ये सारी बात अभी रियल ऑब्जेक्ट के लिए। अब हो सकता है इन बातों में कभी कंफ्यूजन हो कि किस में डेप्थ ज़्यादा दिखाई देगी, किस में डेप्थ कम दिखाई देगी। तो इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन केसेस को हम जनरल एनालिसिस भी करेंगे। जनरल एनालिसिस मतलब वी हैव ए सिंगल रिलेशन मैथमेटिकल एंड वी कैन अराइव ऑल द रिजल्ट्स विद दैट रिलेशन। मतलब हमें इन सारी चीज़ों का एक सिंगल रिजल्ट होगा, हमारे पास एक सिंगल इक्वेशन होगी, और उस सिंगल इक्वेशन से सारे रिजल्ट निकालेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो डिफरेंट केसेस याद करना। अब देखिए इसी में 4 केस हो जाएंगे। कैसे? ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है या ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में, 2 केस तो ये हो गए। फिर ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल, तो 4 केस हो गए। तो इन 4 केस के रिजल्ट अलग अलग होंगे और उनको रिमेंबर करना कंफ्यूजिंग होगा। तो इनको जनरल केस की तरह एनालाइज भी करेंगे। इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब यहां जो से बात की जनरल केस की बात करेंगे। नाउ व्हाट वी एज्यूम्ड, हमने 2 मीडियम लिए, इस मीडियम को μ1, इस मीडियम को μ2। यहां इस बात का ध्यान रखें, विच मीडियम इज μ1, विच मीडियम इज μ2। ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे जिस मीडियम में पहले ट्रेवल करेंगी वो पहला मीडियम μ1, और जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन के बाद जाएंगी वो दूसरा मीडियम। या यूँ कहते हैं, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे होंगी वो पहला मीडियम, और जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे होंगी वो दूसरा मीडियम। तो μ1 μ2 का सीक्वेंस हम इस तरह डिसाइड करेंगे। अगेन इस बात को ध्यान रखिए, व्हाट इज μ1? द मीडियम कंटेनिंग द इंसिडेंट रे। व्हाट इज μ2? द मीडियम कंटेनिंग द रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए ऑब्जेक्ट से रेज निकली, हमें कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा, या तो μ2 को μ1 से बड़ा अज्यूम करना पड़ेगा, या μ2 को μ1 से छोटा। अब इसको हम क्या अज्यूम करके हम रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, ये इस रिलेशन की जनरलिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। अभी हमने फॉर इंस्टेंस μ2 को μ1 से छोटा मान लिया, तो ये रे जो यहां से इंसिडेंट आई ये सरफेस नॉर्मल से दूर मुड़ गई, एंगल I एंगल R, और इस डिस्टेंस को हमने x अज्यूम कर लिया। नाउ व्हाट वी कैन राइट, ये ऑब्जर्वर जब यहां से देखेगा तो उसको ये ऑब्जेक्ट यहां दिखाई देगा, क्योंकि ये केस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो वही रे डायग्राम हम ले रहे हैं। एंड लेट अस सी द एनालिसिस। अब देखिए ये R, ये इमेज कैसी होगी, ये एक्चुअल रेस को पीछे बढ़ाते हुए है, तो ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज के डिस्टेंस को हम v मान लेंगे। अब देखिए h और h डैश न लेके हम अगेन uv नोटेशंस पे आ रहे हैं, जैसा हमने मिरर के लिए अज्यूम किया था। तो u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग बाउंड्री एंड v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग बाउंड्री। नाउ व्हाट वी कैन राइट, Snell's law, μ1 sin I is equal to μ2 sin R. So what? Sin I by sin R is equal to μ2 by μ1. This is equation number 1, and it is very simple equation. Again, let us come for u and v. U is x cot I and v is x cot R. अब आप ये भी कह सकते हैं कि हमने तो h डैश और h को केवल u और v से रिप्लेस किया, लेकिन इस तरह से हम एक जनरल रिलेशन को ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। देन व्हाट इज v बाई यू, कॉट r बाई कॉट I। ये यहां से क्लियर है, v बाई यू इज इक्वल टू x और x कैंसिल हो जाएगा, कॉट r अपन कॉट I, एंड अगेन कॉट को tan में कन्वर्ट करेंगे तो tan I अपन tan R हो जाएगा। एंड स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करके ये sin I अपॉन sin R हो जाएगा। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन अगेन मेंशन कर दें, स्मॉल एंगल्स sin theta is approximately equal to tan theta is approximately equal to theta. Now sin I upon sin R की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से यहां इनकॉर्पोरेट कर दें। So now from equation 1, v by u is equal to μ2 by μ1. So what we can write here, μ2 by v is equal to μ1 by u, and this equation will use as a general result. This general relation must be used with साइन कन्वेंशंस। अब देखिए साइन कन्वेंशन के साथ यूज करेंगे तो ये सारे केसेस को इनकॉर्पोरेट कर लेगा। यहां साइन कन्वेंशन ठीक वैसा ही होगा जो हमने मिरर के लिया था, मतलब इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन। अब यहां पे आप सोच सकते हैं कि इंसिडेंट रे इधर है तो ये डायरेक्ट ऑब्लिक डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि हम स्मॉल एंगल व्यूइंग की बात कर रहे हैं, मतलब ये रेज, ये जो डैश डैश लाइन है
ये इसके ऑलमोस्ट पैरेलल है, ऑलमोस्ट पैरेलल। तो हम ये डायरेक्शन हम मान लेंगे, मतलब बेसिकली इसमें ये ऊपर वाली डायरेक्शन जो है इस डायग्राम के हिसाब से पॉजिटिव है। तो u और v दोनों ही नेगेटिव होंगे। डिस्टेंसेस कहां से मेजर करेंगे? रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। दोनों ही नेगेटिव होंगे तो यहां से माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, तो दोनों एक साइन आएंगे। दिस रे, अब देखिए इसमें इस केस को ही देखें तो क्या होगा, u इज नेगेटिव तो v भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि μ1 μ2 तो हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो u नेगेटिव तो v नेगेटिव, और μ1 μ2 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि v u से बड़ा है या छोटा है। तो ये जो जनरल रिलेशन है, ये आप ध्यान रखें, डिफरेंट केसेस के बजाय हम हर केस को इसी जनरल रिलेशन से एनालाइज करेंगे। हियर μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कंटेनिंग द फर्स्ट इंसिडेंट रे। अब देखिए यहां इस बात को स्ट्रेस कर दिया, क्या μ1 क्या होगा? वो मीडियम जिसमें इंसिडेंट रे होंगी, और μ2 किस मीडियम का होगा? जिसमें रे रिफ्रैक्शन के बाद जाएंगी। तो अगेन इस रिजल्ट को हम वापस याद करने की कोशिश करें, μ2 by v इज इक्वल टू μ1 by u। नाउ ये जनरल रिलेशन हो गया। जनरल रिलेशन को हम कुछ क्वेश्चंस में यूज करने की कोशिश करें। लेट अस सी, in a cylindrical vessel of height 12 centimeter and diameter 16 centimeter, a small particle P is placed 6 centimeter away from the center. An observer has fixed eyes so that he is just able to see the edges of the bottom and not the particle as shown. अब देखिए क्या हुआ, डायग्राम देखेंगे तो इस सिचुएशन जो लिखा हुआ आपको क्लियर होगा। हमारे पास एक सिलिंड्रिकल वेजल है जिसका डायमीटर है 16 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर, और ऑब्जर्वर हैज फिक्स्ड हिज आईज सो दैट, मतलब ऑब्जर्वर ने अपनी आईज को इस जगह फिक्स किया हुआ है कि ही इज जस्ट एबल टू सी द एजेस ऑफ द बॉटम। ये बॉटम की केवल एजेस देख पा रहा है, मतलब अंदर का कोई हिस्सा नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब इसके लाइन ऑफ साइट इस एंगल पर है, और ये एंगल हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या? अगर यहां से देखें ये होगा 16 और ये होगा 12, तो अगर इसको थीटा अज्यूम करें तो tan थीटा इज इक्वल टू 16/12। 16/12 अगर 4 से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे तो क्या आएगा? 4/3। सो tan थीटा इज 4/3 एंड यू कैन रिमेंबर, सो दिस थीटा विल बी हाउ मच? 53 डिग्रीज। अब ऑब्जर्वर ने यहां आपने फिक्स किया हुआ है। देन व्हाट इज आस्क्ड? अप टू व्हाट हाइट वाटर मस्ट बी फिल्ड in the vessel so that the observer can see the particle. mu water is 4/3। अब ये कहा गया है कि इसमें किस हाइट तक पानी भर दें कि ऑब्जर्वर को ये पार्टिकल दिखना शुरू हो जाए। तो ये आप सोच सकते हैं, मान लीजिए हमने पानी यहां तक भरा तो ये रे जो थी ये टर्न होंगी, तो ये नॉर्मल की तरफ टर्न होंगी, उसको पार्टिकल पे दिख सकता है। तो लेट अस सी हाउ विल एनालाइज दिस प्रॉब्लम। ये आप देखिए, इस पी से एक लाइट रे निकली, ये θ1 एंगल पे मान लीजिए इस पॉइंट पे इंसिडेंस हुई, तो यहां से ये निकल के जो ये ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट था पुराना, उस पर चली जाएंगी, तो ये ऑब्जर्वर की आइज में जाएंगी। तो जैसे हमने इस एंगल को अभी कैलकुलेट किया था 53 डिग्री, तो θ2 की वैल्यू क्या होगी? 53 डिग्री, ये तो मालूम पड़ गया। और म्यू यहां का मालूम है 1, यहां का क्या मालूम है? 4/3। अब देखिए कौन सा मीडियम μ1 होगा, कौन सा μ2 होगा। medium containing the incident ray is μ1 and medium containing the refracted ray is μ2। तो जो वाटर हमारे लिए μ1 का काम करेगा और जो एयर है ये μ2 का काम करेगी। नाउ बिफोर हाउ वी फर्दर एनालाइज इट, लेट अस सी, कुछ हमने चीजें अज्यूम की। हमने इस वाटर लेक की हाइट को h अज्यूम किया, तो ये टोटल हाइट 12 थी, तो ये बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी बची? यहां से यहां तक है h, ये टोटल थी 12, तो ये बची 12 - h। सिमिलरली हम ये OB डिस्टेंस को x जूम कर लें, तो ये यहां से यहां तक डिस्टेंस भी x हुई। नाउ स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दें। μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। 4/3 sin θ1 इज इक्वल टू 4/5, 1 into y 4/5, 4/3 μ1, इसका sin θ1 यहां से मालूम पड़ जाएगा μ2 1, क्योंकि μ2 1 क्यों क्या है? μ2 क्यों? क्योंकि इसमें रिफ्रैक्टेड रे, इसलिए सेकंड मीडियम हुआ। एंड sin θ2
जैसे हमने लिया था ये एंगल 53, तो साइन 53 होता है 4/5। नाउ फ्रॉम हियर 4 and 4 कैंसिल, यू कैन सी साइन θ1 इज इक्वल टू 3/5, तो θ1 आया 37 डिग्री। अब साइन θ1 3/5 आया, तो हम यहां से ये h और इस डिस्टेंस को रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये अब देखिए 6 दिया हुआ है और 6 सेंटीमीटर कहां से है, फ्रॉम सेंटर। पार्टिकल P इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से यहां तक की टोटल डिस्टेंस होती 8 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 16 है। तो 8 में से 6 माइनस हुआ तो ये बचा 2, कितना बचा 2, और यहां तक x है। अब इस डिस्टेंस को आप देख सकते हैं कैसे, ये 2 और ये x, टोटल 16, तो P से Q की डिस्टेंस क्या होगी, 16 माइनस 2 माइनस x। तो इक्वेशन नंबर 1 इसको मार्क करने के बाद फ्रॉम द ज्योमेट्री, जो बात हमने अभी डिस्कस की उसको लिखने की कोशिश करें। फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द सेटअप, एंगल OAB इज 53 डिग्री, एंगल OAB इज 53, क्यों, ये एंगल 53 है तो ये अल्टरनेट एंगल होगा, तो OAB इज 53, सो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर, x इज इक्वल टू 4/3 12 माइनस h। ये बहुत सिंपल है, क्यों ये x क्या होगा, 12 माइनस h tan 53, क्योंकि ये x यहाँ इस एंगल इस 53 के लिए अपोजिट साइड है और tan 53 होता है 4/3। सो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। सो x इज इक्वल टू 4/3 इंटू 12 माइनस h, ये मार्क कर लें। देन हम एंगल POQ की बात करें, POQ θ1 37 जो हमने यहां निकाल चुके थे, यहां से हम ये डिस्टेंस PQ और ये OQ को रिलेट करेंगे। PQ के बारे में एक बार फिर देख लें, कैसे हमने डिसाइड किया था PQ। ये जो सेंटर से डिस्टेंस पार्टिकल के 6 है, सेंटर से यहां इस एज तक होगा 8, तो 8 में से 6 माइनस गया तो यहां बचा 2, और यहां से Q से इधर x है, टोटल 16 है, तो ये डिस्टेंस क्या हुई, 16 माइनस 2 माइनस x, तो PQ हुआ 16 माइनस 2 माइनस x। अब एक तो ये हुआ, अब एंगल के हिसाब से क्या हुआ PQ हुआ h sin 37 एंड sin 37, सॉरी h tan 37, नॉट sin 37, h tan, क्योंकि ये जो डिस्टेंस PQ है परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल के लिए, सो PQ इज इक्वल टू h tan 37 एंड tan 37 इज 3/4, तो PQ की वैल्यू आ गई। अब PQ की जो वैल्यू हमने डिस्टेंसेस की टर्म में 2 बार सोची, उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दें। इक्वेशन 3, PQ इज इक्वल टू 16 माइनस 2 माइनस x। ये ज्योमेट्री सोचना है, इसमें फिजिक्स का कोई कंसेप्ट या फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो ये जो वैल्यू थी 14 माइनस x हम यहां PQ की जगह सब्स्टिट्यूट कर दें। अब इन इक्वेशन से कैसे रिजल्ट निकाल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 and 4 वी हैव व्हाट, ये जो डिस्टेंस थी यहां हम PQ की जगह 14 माइनस x सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और x इसमें रिलेट कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ वी कैन वेरियस वे में इक्वेशन कंबाइन कर सकते हैं, और यहां कैसे किया। अब देखिए 3h/4 ये हमने लिया इक्वल टू PQ ये क्या लिखा 16 माइनस 2, और x माइनस करना था, x हमने यहां से रख दिया, ये PQ जगह ये रखा इक्वल टू PQ, फिर PQ ये जो था यहाँ 3h/4 लाए, फिर 16 माइनस 2 और ये x माइनस था तो x की वैल्यू यहां से रख दी। नाउ अब इस इक्वेशन में देखें तो आपके पास केवल h है एंड दैट इक्वेशन कैन बी सॉल्व। इसको अगर सॉल्यूशन अलजेब्राइक है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं तो h की वैल्यू आती है 24/7 सेंटीमीटर। मतलब इस वेसल में 24/7 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर भर दें तो इस ऑब्जर्वर को अपनी पोजीशन चेंज किए बिना पार्टिकल P दिखाई दे लग जाएगा। मतलब ये एक तरह से हमने रिफ्लेक्शन की बात की है। और ये शिफ्टिंग भी, आप देखिए शिफ्टिंग में यहां पे हमने शिफ्टिंग के फॉर्मूले यूज नहीं किए, स्नेल्स लॉ यूज किया। अब देखिए ये मैंने एग्जांपल जानबूझ के यहां क्यों लिया, क्योंकि शिफ्टिंग के फॉर्मूले यूज करने के लिए आपको केवल उन केसेस में देखेंगे जब हमें पार्टिकल को रिफ्लेक्टिंग सरफेस से दूर या पास अकाउंट करना हो। अब उन चीजों को देखने के लिए लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। Example 2. A bird is hovering at a height hb above the and a fish is swimming at a height hf below the water surface. अब देखिए एक बर्ड पानी सरफेस के ऊपर hb हाइट पर है और एक बर्ड
उसी वाटर सरफेस के ठीक नीचे HF हाइट पे है। नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम। अब यहां अगर देखें तो दोनों ऑलमोस्ट नॉर्मल व्यूइंग पे हैं। तो यहां पे शिफ्टिंग का आइडिया क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से दूर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दूर या पास, ये अगर हमें अकाउंट करना हो तो जो हमारा जनरल रिलेशन था वो यूज करेंगे। अगर हमें इधर उधर लेटरल शिफ्टिंग की बात करनी हो, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में लिया, तो हम स्नेल्स लॉ से चलेंगे। नाउ व्हाट इज आस्क्ड, फाइंड द डेप्थ ऑफ द फिश बिलो द वाटर सरफेस एज सीन बाय द बर्ड। मतलब बर्ड को डेप्थ, ये फिश किस जगह दिखाई देगी। सेकंड, find the height of the bird above the water surface as seen by the bird, by the fish. Here it should be the fish, mistype। मतलब ये बर्ड की वाटर सरफेस के ऊपर फिश को क्या हाइट दिखाई देगी। So let us see solution, लें one by one। A, depth of the fish below the water surface as seen by the bird। Now what was the relation? mu2 upon v is equal to mu1 upon u। अब देखिए इसमें mu2 mu1 आप u और v के हिसाब से डिसाइड ना करें। व्हाट इज mu1? वो मीडियम है जिससे ऑब्जेक्ट से निकलने रेज पहले ट्रेवल करेंगी, या जो जिसमें से रे रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री पर इंसिडेंट होंगी। दोनों में से एक ही बात कर सकते हैं। मतलब mu1 वो मीडियम है जिसमें से ऑब्जेक्ट से निकलने वाले रे पहले ट्रेवल करेंगी। mu2 वो मीडियम है जिसमें बाद में ट्रेवल करेंगे। ये आइडिया भी आप यूज कर सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं वो मीडियम जिसमें इंसिडेंट रे है वो mu1 और जिसमें रिफ्लेक्ट रे है वो mu2। दोनों में से कोई भी आइडिया आप यूज कर लें। अब देखिए यहां से बर्ड इस फिश को देख रही है, तो फिश क्या है, रियल ऑब्जेक्ट। तो लाइट रेज कहां से निकलेंगी, फिश से निकलेंगी। तो वो पहले ये वाटर में ट्रेवल करेंगी, तो वाटर हमारे लिए क्या होगा mu1 और एयर क्या होगा mu2। और ये जो HF डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी u, और v हमें फाइंड करना है। अब HF क्या होगा, u होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, वो साइन कन्वेंशन से डिसाइड होगा। नाउ साइन कन्वेंशन हमने यहां ड्रॉ कर लिया। देखो बर्ड से जो रे जाएंगी इस तरह जाएंगी, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव x मान लिया। तो यहां से जब u मेजर करेंगे u होगा माइनस HF, क्योंकि u इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर क्या, इस बात का ध्यान दें। u इज इक्वल टू माइनस HF एंड इक्वेशन क्या है, mu2 by v इज इक्वल टू mu1 by u। तो mu1 बेसिकली क्या होगा, पहला मीडियम वाटर, और mu2 क्या होगा यहाँ पे एयर, और v हमें फाइंड करना है, u हम निकाल चुके हैं। तो mu2 की वैल्यू एयर के लिए 1 रखते हैं और mu1 की वैल्यू वाटर के लिए हम सब्स्टिट्यूट कर दें। सो दिस 1 अपॉन v इज इक्वल टू mu वाटर अपॉन HF। यहाँ हमने सिंपलिस्टिकली वैल्यू न रख के वाटर के रिफ्लेक्ट इंडेक्स को mu वाटर एज्यूम कर लिया है। तो mu1 mu वाटर हो जाएगा और mu2 एयर के लिए 1 हो जाएगा। Now from here you can find what is v. v is equal to HF upon mu water minus. Minus means again ये v इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर होगा, इधर मेजर होगा, और ये HF से कम होगा क्योंकि mu वाटर कम है। अब देखिए यह आप सीधे अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगा सकते थे। कई लोग ऐसा रिकमेंड करते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आपसे बात की थी देयर में बी 4 केसेस, रियल ऑब्जेक्ट के लिए और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है। ये 4 रिजल्ट्स को याद करना ये आगे बहुत बड़ा कंफ्यूजन का कारण बनेगा, और शिफ्टिंग के आइडियाज में या अपरेंट डेप्थ के आइडियाज में यही कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को बाद में बहुत डिफिकल्टी क्रिएट करता है। इसलिए हम जनरल केस और साइन कन्वेंशन तो मिरर से यूज करने के हम हैबिचुअल हो चुके हैं, तो साइन कन्वेंशन के साथ ये यूज करें। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, v माइनस में मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट इधर, तो मतलब इसकी इमेज पानी के अंदर ही दिखाई देगी, लेकिन HF अपॉन म्यू वाटर पर दिखाई देगी। मतलब ये थोड़ा सा शिफ्टेड ऊपर दिखाई देगा। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन v इज इक्वल टू HF अपॉन म्यू वाटर बिलो द वाटर सरफेस, मतलब ये वाटर सरफेस के नीचे। मतलब इस बर्ड को फिश की एक वर्चुअल इमेज दिखाई देगी। B, height of the bird above the water surface as seen by the fish। अब इसके लिए आप देखिए बर्ड से जो रेज निकल के फिश तक आएंगे, तो इस केस में एयर हमारा म्यून हो जाएगा और वाटर म्यू2 हो जाएगा, और साइन कन्वेंशन डाउनवर्ड पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्यों? बर्ड से रेज निकल के फिश तक आ रही हैं। तो अब इस केस के लिए साइन कन्वेंशन ने यहां ड्रॉ कर दिया। जैसा मैंने मिरर में कहा था
कि जब जो केस एनालाइज कर रहे हो सब में साइन कन्वेंशन अलग अलग होगा और उस साइन कन्वेंशन को वहां ड्रॉ कर दें तो गलती होने के चांस नहीं रहेंगे, अदरवाइज साइन कन्वेंशन में गलती हो सकती है। तो इस हिसाब से इस केस के लिए जो यू होगा ये -HB होगा। एंड वी हमें कैलकुलेट करना है। μ1 कौन सा है? वो मीडियम जिसमें रे पहले ट्रेवल करते हैं या जिसमें इंसिडेंट रे हैं। μ1 इज एयर 1 एंड μ2 जिसमें रे बाद में ट्रेवल करती है वाटर, म्यू वाटर। So mu2 upon v is equal to mu1 upon u is the general equation, and now substitute value. What is mu2? Mu water upon v is equal to 1 upon -HB, from where we can find v. So v is equal to minus mu water upon HB. माइनस मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट। अब इंसिडेंट रे है तो ये ऊपर, बर्ड वाटर सरफेस के ऊपर ही दिखाई देगी, लेकिन कितनी डिस्टेंस पर? म्यू वाटर इंटू HB। अब ये डिस्टेंस बढ़ गई। अब देखिए यही बात हमने पहले लिया था। डेंसर मीडियम से देखें तो डिस्टेंस कम हो जाती है, रेयर मीडियम से देखें तो डिस्टेंस बढ़ जाती है, लेकिन ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए ठीक उसका उल्टा होता है। तो इन चारों केसों में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने बात किया कि इस जनरल इक्वेशन और साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलें। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, अब साइन कन्वेंशन को हम डिकोड करें तो माइनस का मतलब क्या हुआ? इधर इंसिडेंट के अपोजिट। तो ये वाटर सरफेस के ऊपर बर्ड दिखाई देगी और किस डिस्टेंस पे? अपनी एक्चुअल डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस पर। v इज इक्वल टू म्यू वाटर HB अबव द वाटर सरफेस। अब देखिए इस क्वेश्चन को अब बहुत रिजल्ट आपको दोनों छोटी क्लास से याद होते हैं कि अगर रेयर मीडियम से देखें तो डिस्टेंस कम दिखाई देगी, और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम देखें तो डिस्टेंस ज्यादा दिखाई देगी, और ये कम ज्यादा क्या होगा? म्यू से डिवाइड या मल्टीप्लाई करके आप सोच सकते हैं। तो उस केसेस को यहां बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अब सोचिए, हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तो बात की नहीं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। आप देखेंगे उसमें केस उल्टा होगा। तो ये चार केस में हमें एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है, और इस चीज कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिर आपको हर एग्जाम से पहले इन केसेस को रिवाइज करना पड़ेगा। वो तो एक क्रैमिंग हुई ना, एनालिटिकल वे तो नहीं हुआ। एनालिटिकल वे तो यही हुआ कि हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है एंड वी आर फाइंड द रिजल्ट एंड जस्ट सी। एक बार आप इस इक्वेशन को हैबिचुअल हो जाए, एक और बहुत ब्यूटी है। अभी हम नेक्स्ट क्लासेस में स्फेरिकल सरफेस रिफ्लेक्शन की बात करेंगे और वहां भी ऐसी ही सरफेस इक्वेशन आएगी। ये वही बात है जैसे स्फेरिकल मिरर में अगर हम f इज इक्वल टू इन्फिनिटी रख दें तो वो प्लेन मिरर की हो जाती इक्वेशन। ऐसी स्फेरिकल सरफेस के रिफ्लेक्शन में स्फेरिकल सरफेस के रेडियस को हम इनफाइनाइट मान लेंगे तो रिजल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन में, और वहां हमें यही इक्वेशन आएगी। तो आगे चल के इक्वेशन बहुत जनरल होने वाली है, इसलिए इसको यूज करने के लिए मैं ज्यादा रेकमेंड कर रहा हूं। नेक्स्ट बात करने की कोशिश करें। क्या? एग्जांपल 3, ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डेप्थ HO बिलो द वाटर लेवल, फाइंड इट्स अपरेंट डेप्थ, डिनोट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय म्यू। मतलब हमने एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाटर सरफेस के नीचे एज्यूम किया, अंदर पानी में, और उसकी वाटर सरफेस से डेप्थ को H0 से डिनोट किया और वाटर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को म्यू से, और ये मान लो वाटर के ऊपर एयर है तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होगा। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब हम पुरानी क्लास को याद करें तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की बनने वाली रियल इमेज होती है, और उस रियल इमेज को बनने से पहले हम वहां बीच में कोई डिवाइस डाल दें। मतलब हम किसी लेंस से या मिरर से किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहे थे, लाइट रेज आके उस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही थी तो वो ऑब्जेक्ट था, इमेज थी रियल। लेकिन उन लाइट रेज को उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने से पहले हमने रिफ्लेक्टिव सरफेस लगा दी, तो लाइट रेज वहां एक्चुअली नहीं पहुंच पाई, बट उनका एक्सटेंशन पहुंचेगा, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसको हम डायग्राम से प्रॉपरली समझें। देखिए ये यहां से रे आ रही थी यहां पर, अब इसमें एक रे शो किया है, इसमें इनफाइनाइट रेज अज्यूम कर सकते हैं। यहां से कोई रे आती, ये रे आती, ये रे, सारी रेज इस रेड पॉइंट पर कन्वर्ट हो रही थी, तो रेड पॉइंट क्या था? एक रियल इमेज। लेकिन ये कब कन्वर्ट होती है? जब यहां वाटर नहीं होता, लेकिन यहां तक वाटर भर दिया तो रे अब एक्चुअली कन्वर्ज नहीं होगी। क्या होंगे? रे यहां से आने के बाद ये रिफ्लेक्टिंग नॉर्मल जो है इसकी तरफ मुड़ जाएंगी, इधर जाएंगी, लेकिन बाहर वाले ऑब्जर्वर क्या महसूस होगा कि एक्चुअली रे इधर जा रही थी, तो इसको ये ऑब्जेक्ट यहां महसूस होगा, बट वो एक्चुअली कैसा ऑब्जेक्ट है? अब बोलेंगे इसको वर्चुअल, क्योंकि यहां तक एक्चुअली लाइट रेस नहीं पहुंच रही है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का आइडिया समझ में है।
अब इसमें मीडियम म्यू1 म्यू2 डिसाइड किया हमने। म्यू1 के लिए हम क्या कहते आ रहे थे कि वो मीडियम जिसमें इंसिडेंट रे होती है वो म्यू1 और जिसमें रिफ्लेक्टर रे होती है वो म्यू2, या यूँ कहें जिसमें रे पहले ट्रेवल करती हैं वो म्यू1, जिसमें रिफ्लेक्शन के बाद ट्रेवल करती है म्यू2। इसको उस टाइम भी आपको बताया था कि म्यू1 म्यू2 को कभी भी ऑब्जेक्ट और इमेज से रिलेट ना करें। तो यहाँ देखिए अभी तक रियल ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जहां रियल ऑब्जेक्ट वाला मीडियम म्यू1 होगा हमेशा, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट में के केस में तो क्या होगा, जिस मीडियम में वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है दूसरा मीडियम म्यू1 होगा। तो ये फिर अगेन, तो ये जो हम चीज़ों को याद करें तो बड़ा जनरल रिजल्ट, तो म्यू1 म्यू2 के लिए आप बिल्कुल फिक्स कर लें दोनों में से एक कन्वेंशन। क्या रे जिसमें पहले ट्रेवल करेंगे वो म्यू1, जिसमें बाद में ट्रेवल करेंगे म्यू2, ये याद कर सकते हैं। या इसी का ही दूसरा वर्जन है जिसमें इंसिडेंट रे होंगी मीडियम में वो म्यू1, जिसमें रिफ्रैक्शन के बाद रे जाएंगी रिफ्लेक्ट रे होंगी वो म्यू2। दोनों एक ही बातें हैं। नाउ व्हाट वी डू, सी हियर अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस। अब साइन कन्वेंशन इंप्लीमेंट करें तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो ऊपर से नीचे आ रही है, तो हम ऊपर से नीचे की ओर पॉजिटिव होगा दिस वे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ये होगी। और ओ यहां शो कर दिया, मतलब सारी डिस्टेंस हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मेजर करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, u इज इक्वल टू प्लस एच होगा। एंड लेट अस सी जनरल इक्वेशन, म्यू2 बाई वी इज इक्वल टू म्यू1 बाई यू। म्यू2 की जगह क्या होगा, वाटर का, और म्यू1 की जगह एयर का 1, और u की जगह रख देंगे h। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, म्यू बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एच। सो फ्रॉम हियर व्हाट इज v, v इज इक्वल टू म्यू एच। मतलब इस ऑब्जर्वर को अब ये ऑब्जेक्ट दूर शिफ्टेड दिखाई देगा, मतलब अपर डेप्थ बढ़ गई। अब आई ना बात उल्टी, अगर रियल ऑब्जेक्ट होता तो अपर डेप्थ एक्चुअल डेप्थ से कम हो जाती डेंसर मीडियम में, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो अपर डेप्थ बढ़ जाएगी। तो अब इन चीज़ों को क्रैम करने के बजाय हमारे पास सिंगल इक्वेशन है, साइन कन्वेंशन सिंगल इक्वेशन निकालें और लगाएं। और ब्यूटी क्या है जो अभी बात की, यही इक्वेशन थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म स्फेरिकल सरफेस के लिए होगा। सो ये ऑब्जेक्ट हमें यहाँ अगर रे डायग्राम से देखें इस तरह देख सकते थे। रे डायग्राम हमें ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से दूर जाएगा, बट कितना दूर जाएगा उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये v हो गया, h हो गया, और दोनों ही पॉजिटिव आए, मतलब ये v इधर, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगा। तो हमने ये फाइंड कर लिया, अपरेंट डेप्थ इज मोर देन द एक्चुअल डेप्थ। यहां पे नोट, क्या हमने नोट करना है, म्यू2 बाई वी इज इक्वल टू म्यू1 बाई वी, यू म्यू1 आर आई ऑफ द मीडियम कंटेनिंग द इंसिडेंट रे, म्यू2 आर आई ऑफ द मीडियम कंटेनिंग द रिफ्लेक्टेड रे। इस बात को हमने वापस रिवाइज किया कि अब हमें इसी बात को लेकर चलना है, और साथ में जब इक्वेशन यूज करें तो साइन कन्वेंशन। सो आपको डिफरेंट केसेस याद करने की जरूरत नहीं है। अपरेंट शिफ्ट ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट थ्रू ए ट्रांसपेरेंट स्लैब। अब देखिए बात क्या हुई, एक रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री आई तो ऑब्जेक्ट शिफ्ट हुआ। हो सकता है वो रिफ्लेक्टिंग मीडियम हो, उस मीडियम के आर ऑब्जेक्ट एक तरफ हो और व्यूअर दूसरी तरफ हो, ऑब्जर्वर दूसरी तरफ हो, और वो दोनों बाउंड्रीज को हम पैरेलल लेंगे क्योंकि हम प्लेन सरफेस की बात कर रहे हैं। तो अब एक मीडियम की दो सरफेसेस हैं, मतलब दोनों सरफेस के बीच में मीडियम बाउंडेड है और ऑब्जर्वर एक तरफ है और ऑब्जेक्ट एक तरफ है, तो हम उसको स्लैब बोल देंगे। अब इस मीडियम क्या बोल करेंगे, ट्रांसपेरेंट स्लैब। तो ट्रांसपेरेंट स्लैब से ऑब्जेक्ट किधर शिफ्टेड होगा, कितना शिफ्टेड होगा, ये देखेंगे। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट की बात है क्योंकि कई बार ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई न कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, तो मतलब बेसिकली उस मीडियम का इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे ना। ये सिचुएशन इस तरह से है, मान लीजिए यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट रखा हमने, अब इसको 1 बोल दिया, और ये हमने T थिकनेस का एक ट्रांसपेरेंट स्लैब मान लिया जिसका रिफ्लेक्ट इंडेक्स म्यू2। अब देखिए इससे रेज निकलेंगी तो इसको म्यू1 मान लिया, इसको म्यू2 मान लिया। अब इधर भी एयर है तो इधर इसका म्यू1 मान लिया। एक्चुअली साइन कन्वेंशन के हिसाब से जब वो हम इक्वेशन यूज करेंगे तो रेयो चलेंगी, तो यहाँ के लिए क्या होगा, ये फर्स्ट मीडियम हो जाएगा, सेकंड मीडियम हो जाएगा, लेकिन नोटेशन तो वही यूज करने पड़ेंगे। इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, तो इसको म्यू1 मान लिया, इसको म्यू1 मान लिया, और फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए के हिसाब से इसको म्यू2 मान लिया। ना हाउ द रे विल ट्रेवल, ये देखिए अब ये रे यहाँ से जाएगी और R1 मतलब फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ये सिंबल यूज करेंगे, R मतलब रिफ्लेक्शन और 1 मतलब फर्स्ट। ये सरफेस नॉर्मल, तो ये रे सरफेस नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी
अब देखिए इसी रिफ्लेक्शन के बाद अगर कोई इसको देख रहा होता तो इसको बैक एक्सटेंड करते तो इसकी पहली शिफ्टेड इमेज हमें यहां दिखाई देती और वो वर्चुअल इमेज होती इस तरह से। तो ये VI1 वर्चुअल इमेज 1 किस कारण से बनी? फर्स्ट रिफ्लेक्शन से बनी। लेकिन ये इमेज ऑब्जर्वर को नहीं दिखाई देगी, यहां पे सेकंड रिफ्लेक्शन होगा इस तरह से, R2 सेकंड रिफ्लेक्शन। तो अब इस ऑब्जर्वर के रेज में ये रेज जाएंगे। अब देखिए ये एंगल आई होगा, ये आर होगा, तो स्नेल्स का उल्टा यूज करेंगे, ये आर होगा तो ये आई हो जाएगा, मतलब ये बाहर निकल रे और ये दोनों रे पैरेलल होगी। तो अब इसको हम इधर बैक एक्शन करेंगे तो यहां पे सेकंड रिफ्लेक्शन से वर्चुअल इमेज बनेगी, उसको बोलेंगे VI2। तो एक्चुअली फर्स्ट रिफ्लेक्शन से ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट हुआ और ये ऑब्जेक्ट, अब देखिए क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनी ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इसके लिए, सेकंड के लिए। तो इसकी इमेज वापस यहां तक शिफ्ट हुई। तो पहले रिफ्लेक्शन शिफ्टिंग यहां हुई, दूसरे रिफ्लेक्शन शिफ्टिंग यहां से यहां हुई, तो नेट शिफ्टिंग RO1 से VI2 तक हुई। बस ये शिफ्टिंग कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमें दोनों सरफेस पर रिफ्लेक्शन का रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। और जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में हमने एक आइडिया बनाया था कि फर्स्ट डिवाइस से जो इमेज बनती है वो सेकंड डिवाइस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहली डिवाइस पहली सरफेस, दूसरी डिवाइस दूसरी सरफेस। तो पहले रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनेगी VI1 और दूसरे रिफ्लेक्शन R2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो VI1 विल बी ऑब्जेक्ट फॉर R2 एंड VI2 इज द फाइनल इमेज। फर्स्ट रिफ्लेक्शन कंसिडर करें, ये डिस्टेंस मान ली फर्स्ट से, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन इस सरफेस हो रहा है तो डिस्टेंस हम यहां से मेजर करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट U1 हो गया और ये V1 हो गया, लेकिन साइन रे इधर जा रही है तो U1 की वैल्यू माइनस में होगी और V1 की वैल्यू माइनस में होगी। सो μ2 by V1 इज इक्वल टू μ1 by U1। और V1 हमें नहीं मालूम, मैंने कहा V1 माइनस में होगा, तो V1 तो हम नहीं मालूम, तो केवल U1 का साइन मालूम है। अगर माइनस रखेंगे तो यहां से V1 अपने आप माइनस में आएगा। सो V1 इज इक्वल टू माइनस μ2 by μ1 इंटू U1। अब देखिए μ2 बड़ा है μ1 छोटा है, तो ये दूर चला गया और माइनस का मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट, ये पीछे की हो गया। तो V1 का जो साइन है ये डिसाइड कर रहा है कि ये V1 जो VI1 है किधर शिफ्ट होगी, इधर शिफ्ट हुई। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। नाउ इमेज ऑफ द फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेकंड रिफ्लेक्शन। तो सेकंड रिफ्लेक्शन तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, U2 कहां से मेजर होगा, इस सरफेस से, तो U2 यहां से यहां तक होगा ये। और U2 के लिए भी साइन कन्वेंशन वही होगा, मतलब U2 नेगेटिव। अब U2 की हमें पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मतलब ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस लेनी है। तो U2 क्या होगा, V2 का मॉड्यूलस V1 का मॉड्यूलस प्लस थिकनेस T। तो U2 इज इक्वल टू T प्लस मॉड ऑफ V1। ये और यहां माइनस साइन लगा दिया, मतलब ये तो ज्योमेट्री से हमने डिस्टेंस कैलकुलेट की और टोटल डिस्टेंस को नेगेटिव करना है साइन कन्वेंशन के लिए। नाउ इस बात को ध्यान दें, जब कभी आप डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब साइन कन्वेंशन केवल इन इक्वेशंस में यूज करने के लिए होता है, बाकी चीजों के लिए नहीं होता। तो अब देखिए जो हमारा कॉमन सेंस या बिल्कुल विजुअल परसेप्शन क्या कहता है, ये जो यहां से यहां तक डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस V1 का मॉड साइन नहीं इन प्लस T, तो T प्लस V1 का मॉड कर दिया और ये जो भी आएगा उसके लिए साइन माइनस लगा दिया, क्योंकि U2 इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव है। यूज इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 यूज कर लें, मतलब हम V1 का मॉड रख दें यहाँ पे। तो व्हाट इज U2 माइनस T प्लस μ2 by μ1 इंटू U1 से इक्वेशन 2। अब देखिए बहुत इजी है, इसका मॉड रखेंगे, मतलब मॉड है तो साइन माइनस साइन रखेंगे, तो μ2 by μ1 इंटू U और T आ गया, माइनस साइन था, इक्वेशन 2। और सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिफाइन हो गया। अब हम सेकेंड रिफ्लेक्शन को बात करें, तो सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए क्या होगा, ये इसको पीछे एक्सटेंड किया, ये V2 आ गया। अभी हमें दिख रहा है V2 नेगेटिव होगा, लेकिन V2 में फाइंड करना है, इसलिए V2 का साइन नहीं रखेंगे। अब सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए इंसिडेंट यहां से आ रही है, तो पहला मीडियम होगा μ2 और दूसरा मीडियम होगा μ1। तो μ1 by V2 इज इक्वल टू μ2 by U2, ये इक्वेशन होगी। अब देखिए इसको एक बार और समझ लें,
कौन सा मीडियम V के ऊपर आएगा? V के ऊपर वो मीडियम आएगा जिसमें रिफ्रैक्शन के बाद रे जाती हैं, और U के ऊपर कौन सा मीडियम आएगा जिसमें इंसिडेंट रे रहती है? तो U2 है, U2 के ऊपर कौन सा मीडियम होगा जिसमें इंसिडेंट रे मतलब μ2, और V के ऊपर कौन सा मीडियम जिसमें रिफ्लेक्ट रे मतलब μ1। तो μ1 बाई V2 इज इक्वल टू μ2 बाई U2। अब U2 का साइन के साथ रखेंगे क्या? माइनस में। नाउ दिस सी, यहाँ बेसिकली ये मॉड है, तो ये माइनस साइन के साथ पूरी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये माइनस साइन मतलब ये नहीं माइनस माइनस प्लस कर रहे हैं, ये पूरा ये एज इट इज रखेंगे। नाउ व्हाट V2 इज इक्वल टू माइनस μ1 बाई μ2 इंटू U2 का मॉड। बेसिकली यहाँ पे U2 का ये माइनस U2 के मॉड का है। अब U2 का मॉड यहाँ से निकाल के रखते हैं, ये मॉड दिस, तो क्या होगा ये? यूज इक्वेशन 2, V2 इज इक्वल टू माइनस μ1 बाई μ2 इंटू T प्लस μ2 बाई μ1 इंटू U1। अब मैंने क्या कहा था यहाँ पे? U2 का मॉड रखना है, मतलब माइनस साइन नहीं रखना, माइनस साइन यहाँ लगा चुके हैं। अब ये जो फैक्टर अंदर ले जाएंगे तो T μ1 बाई μ2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ μ1 कैंसिल, μ2 कैंसिल, केवल U बचेगा। तो V2 क्या है? माइनस μ1 बाई μ2 इंटू T प्लस U1, इक्वेशन 3। तो हमें V2 मिल गया, V1 मिल गया एंड साइड डिस्टेंस मिल गई, तो शिफ्ट निकाल सकते हैं। अब शिफ्ट देखिए क्या हुआ, फिर अब देखें, पहले रिफ्लेक्शन से ये इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इधर शिफ्ट हुई, और दूसरे रिफ्लेक्शन से यहाँ शिफ्ट हुई। मतलब फर्स्ट में R01 से VI1 शिफ्टिंग हुआ, और दूसरे रिफ्लेक्शन में VI1 से VI2 शिफ्टिंग हुआ। तो नेट शिफ्टिंग क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक R01 से VI2। तो नेट शिफ्टिंग आप यहाँ से देख सकते हैं कैसे निकालेंगे। नेट शिफ्टिंग के लिए आप देखिए इस डिस्टेंस में हम ये डिस्टेंस माइनस कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस क्या हुई? U1 का मॉड प्लस T, और ये डिस्टेंस क्या होगी? V2। तो U1 मॉड प्लस T में से V2 माइनस कर दे तो आपको शिफ्ट मिल जाएगा, U1 मॉड प्लस T माइनस V2 मॉड। अब देखिए ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज होंगे, बार बार ध्यान रखें, साइन कन्वेंशन केवल मिरर इक्वेशन या रिफ्रैक्शन की इक्वेशन में यूज करने के लिए है। तो शिफ्ट एक बार वापस देखें, शिफ्ट क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो U1 का मॉड प्लस T, ये डिस्टेंस ये होगी यहाँ से यहाँ तक, R1 की इससे डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या होगी? V2 का मॉड, दोनों को माइनस किया। तो अब इससे क्या आएगा? ऑल आर ज्योमेट्रिकल डिस्टेंसेस, इसलिए हमने स्ट्रेस कर दिया, इसलिए मॉड लिया है, ज्योमेट्रिकल डिस्टेंसेस हैं। तो U1 का मॉड क्या होगा? वो अब देखिए U1 बेसिकली ये क्या था? U1 मॉड प्लस T, सो U1 प्लस T माइनस μ1 बाई μ2 T प्लस U1। तो ये जो था आपने यहाँ U1 रख दिया प्लस T रख दिया, और यहाँ पे इस V2 को रख दी। अब ये देखिए जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये U1 और माइनस U1 कैंसिल हो जाएंगे, तो यू विल गेट दिस, शिफ्ट इज व्हाट? T इंटू 1 माइनस μ1 बाई μ2। μ1 क्या है? स्लैब के बाहर के रिफ्ट मीडियम का RI, और μ2 क्या है? स्लैब के अंदर का, और ये जो एरो है शिफ्ट की डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। ये बड़ी कमाल की बात है, वो ये कि ये एरो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस डायरेक्शन में रे प्रोपेगेट कर रही है उसी डायरेक्शन शिफ्ट है। यहाँ हम सोच लेते हैं शिफ्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? T इंटू 1 माइनस μ1 बाई μ2। अब इसमें μ1 हमने बाहर का मीडियम रखा, μ2 अंदर का। कई जगह रिलेशन μ1 को 1 मान के और μ2 को μ मान के डिराइव किया गया, तो 1/μ आता है, बट हम जनरल केस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसको भी μ1 मान लिया, इसको μ2 मान μ2, और इसको फिर आगे μ1। और यहाँ क्या रिलेशन मिला? शिफ्ट इज इक्वल टू T मीन्स थिकनेस ऑफ द स्लैब इंटू 1 माइनस म्यू आउटर अपॉन म्यू स्लैब। और शिफ्ट की डायरेक्शन कौन सी? जो रे के ओवरऑल प्रोपेगेशन डायरेक्शन, यहाँ पे रे ओवरऑल का किधर प्रोपेगेट कर रही है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो शिफ्ट लेफ्ट टू राइट। अब देखिए हम अपरेंट शिफ्ट ऑफ दूसरा देखेंगे और कैसे करेंगे, क्या उसमें ऐसा ही कुछ रिजल्ट मिलता है? अगर ऐसा रिजल्ट मिलता है तो इस रिजल्ट को हम अपना एक फाइनल रिजल्ट बना लेंगे। नेक्स्ट केस कंसिडर करें, अपरेंट शिफ्ट ऑफ ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट थ्रू ए ट्रांसपेरेंट स्लैब। अब रियल ऑब्जेक्ट की बात कर ली, अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करें। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है? ये यहां से रे आ रही होती, और ये यहाँ, अगर ये स्लैब ना होता तो ये सारी रे यहाँ कन्वर्स होती, जो भी रे आती सारी की सारी इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट 1 पे कन्वर्स होती थी। लेकिन ये स्लैब होने से क्या होगा? रे सीधी नहीं जा पाएंगे, मुड़ेंगे रिफ्लेक्शन से। उससे क्या होगा? इमेजेस बनेंगी। फर्स्ट रिफ्लेक्शन से इमेज आप देखिए सोच सकते हैं, ये रे आई
और नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी और ये इधर। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ से वर्चुअल इमेज 1 बनेगी। उसके बाद ये रे यहाँ आई, यहाँ आने के बाद इधर टर्न की, तो फिर जो इमेज यहाँ थी इधर शिफ्ट होगी। तो अब शिफ्टिंग के बारे में सोचते हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्शन को कंसिडर करें 1 बाई 1। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन कारण क्या होता है, ये रे नॉर्मल की तरफ होती जैसे बात की थी और यहाँ तक जाती। अब इसके बाद रे के साथ क्या होगा, हम सेकंड रिफ्लेक्शन देखेंगे। लेकिन इसी रे का जो आगे एक्सटेंशन होता, ये VI1 वर्चुअल इमेज फ्रॉम फर्स्ट रिफ्लेक्शन R1 से डिसाइड करता, और इस साइन कन्वेंशन ने शो कर दिया क्या, रे की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव। तो यहां देखेंगे जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुई U1 पॉजिटिव होगा, V1 पॉजिटिव आना चाहिए। V1 का साइन नहीं रखेंगे, देखें V1 पॉजिटिव आता है नहीं आता। μ2 by V1 इज इक्वल टू μ1 by U1। वाई v2 by V1? अब देखिए V के ऊपर वो मीडियम होगा जिसमें रे रिफ्रैक्शन के बाद जाती है, और U के ऊपर वो मीडियम होगा जिसमें रे इंसिडेंट होती है रिफ्रैक्शन से पहले। तो रिफ्रैक्शन से पहले इंसिडेंट रे तो μ1 में है, और रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्लेक्ट रे क्या μ2 में है। तो μ2 V1 के ऊपर आएगा, और ये यहाँ से हमें V1 फाइंड करना था। U1 हमारे लिए पॉजिटिव है तो V1 भी पॉजिटिव आएगा। V1 क्या आएगा, μ2 by μ1 अपॉन इंटू U1। अब देखिए μ2 बड़ा है तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि V1 जो होगा U1 से बड़ा होगा, मतलब ये इमेज पीछे शिफ्ट हो गई। अब फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात हो गई। दूसरी बात, फर्स्ट रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनी वो सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो सेकंड रिफ्लेक्शन जो यहां से होगा, तो सेकंड रिफ्लेक्शन के डिस्टेंसेस हम इस बाउंड्री से मेजर करेंगे। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो U2 होगी ये। और U2 फाइंड करने के लिए आप सीधे देख सकते हैं V1 में से T माइनस कर दें। देखो यहां तक U2 होगा और ये T, तो U2 प्लस T इज इक्वल टू V1 ज्योमेट्रिकली। तो V1 क्या हो गया, U2 के लिए क्या होगा, V1 माइनस T। इमेज ऑफ द फर्स्ट रिफ्रैक्शन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेकंड रिफ्रैक्शन। सो व्हाट वी कैन सी फ्रॉम हियर, ये U2 दिखा दिया। U2 ज्योमेट्रिकली दिख भी रहा है। V1 में से ये T ये माइनस कर देंगे तो U2 आएगा। सो U2 इज इक्वल टू मॉड V1 माइनस T। वैसे यहाँ प्लस था तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जनरलाइजेशन के लिए मॉड लगा दिया। नाउ व्हाट वी गेट हियर, यूज इक्वेशन 1, V1 की वैल्यू रख दें। सो व्हाट इज U2, U1 की वैल्यू V1 μ2 by μ1 इंटू U1 माइनस T। तो ये U2 मिल गया। अब इसको यूज करेंगे क्या, सेकंड रिफ्लेक्शन से इमेज की तरह बनेगी। तो सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद देखिए रे वापस नॉर्मल से अवे हो जाएंगी। तो अब ये जो वर्चुअल इमेज 1 थी उसकी यहां वर्चुअल इमेज 2 बनेगी। सेकंड रिफ्लेक्शन ये, और ये V2 भी हम कहां से मेजर करेंगे, सेकंड रिफ्लेक्शन जिस सरफेस से हो रहा है वहां से। इन बातों का ध्यान रखें। तो अब यहां देखें तो नेट शिफ्टिंग क्या हुई, पहले इधर से इधर हुई, फिर यहां से यहां हुई, तो नेट शिफ्टिंग हुई। तो नेट शिफ्टिंग की डायरेक्शन इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। तो जो पिछला रिजल्ट था वो यहाँ वैलिड है, तो उसको हम जनरल मान सकते हैं। अब देखिए शिफ्ट का फॉर्मूला भी वही आता है, तो हम एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो उसको हम रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे। और ये तो बात श्योर हो गई कि शिफ्ट की डायरेक्शन, नेट शिफ्ट की डायरेक्शन क्या होगी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। नाउ सेकंड रिफ्लेक्शन, V2 के ऊपर वो मीडियम आएगा जिसमें रिफ्लेक्शन के बाद रह जाती हैं। तो V2 के ऊपर रिफ्लेक्शन के बाद रे μ1 में गई, तो μ1 V2 के ऊपर आएगा, V के ऊपर। और U के ऊपर कौन सा मीडियम आता है जिसमें रे रिफ्लेक्शन से पहले रहती है, ये। तो U के ऊपर 2, तो V2 μ1 अपॉन V2 इज इक्वल टू μ2 बाई U2। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन डू, V2 इज इक्वल टू V2 को इधर ले जाए तो μ1 बाई μ2 इंटू U2, ये आ गया। अब U2 की वैल्यू जो यहाँ रखी थी वो यहाँ इनकॉर्पोरेट करेंगे। यूज इक्वेशन 2, V2 इज इक्वल टू μ1 बाई μ2 इंटू μ2 बाई μ1 इंटू U1 माइनस T। अब μ1 बाई μ2 को अंदर ले जाएं तो क्या आ गया, U1 माइनस μ1 बाई μ2 इंटू T। देखो क्या है, ये अंदर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ μ1 बाई μ2 रहेगा, ये 3 आ गया। अब V2 मिल गया, V2 मिल गया तो शिफ्ट निकाल सकते हैं। शिफ्ट, नेट शिफ्ट कहां से कहां तक देख लें। ये नेट शिफ्ट है VO1 से RI2 तक, ये यहां से यहां है। पहली शिफ्ट, पहले रिफ्लेक्शन शिफ्ट यहां से यहां हुआ, दूसरे में यहां से बैक शिफ्ट हुआ, तो नेट शिफ्ट ये मिला सिर्फ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। अब ये शिफ्ट फाइंड करने के लिए तो आप एक काम कर सकते हैं, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक V2 प्लस T में से U1 माइनस कर देते, ये शिफ्ट आ जाएगा। देखो ध्यान से, हमें इस डिस्टेंस में से यहां डिस्टेंस क्या हुई,
V2 प्लस टी, ये देखो इसमें से क्या माइनस करना है, ये डिस्टेंस U1, तो शिफ्ट आ जाएगा। शिफ्ट इज इक्वल टू V2 माइनस U1 माइनस टी, ऐसा कर दिए। ये भी कर सकते हैं। अब देखिए अगर यहाँ देखें V2 में से ये माइनस कर दे, ये कितना बचा V2 और ये क्या बचा U1 माइनस टी, ये भी सोच सकते हैं। एक तरीका वो भी सोच सकते हैं, क्या V2 प्लस टी में से U1 माइनस कर दे, तो बात तो वही हुई ना, इस ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस टी हो जाएगा, तो V2 प्लस टी माइनस U1 हो जाएगा। तो दोनों में से कोई चीज यूज कर लें। ऑल आर ज्योमेट्रिकल डिस्टेंसेस, मतलब इनको हमें साइन कन्वेंशन है, इनके मैग्नीट्यूड रखने हैं। व्हाट इज V2? V2 क्या निकाला आपने, U1 माइनस μ1 बाई μ2 इंटू टी माइनस U1 माइनस टी। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो U1 से U1 कैंसिल हो गया, अगेन टी प्लस हो गया। तो अब देखिए ठीक वही रिजल्ट आया जो पहले था, क्या t इंटू 1 माइनस μ1 बाई μ2 इंटू टी, यहाँ पे t मल्टीप्लाई तो बाहर ले लिया, तो t इजक्वल क्या 1 माइनस μ1 बाई μ2, और डायरेक्शन क्या हुई, इंसिडेंटिंग डायरेक्शन। तो ट्रांसपेरेंट स्लैब के थ्रू शिफ्टिंग, चाहे वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो चाहे रियल ऑब्जेक्ट हो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई, वी कैन यूज ए सिंगल फार्मूला, व्हाट शिफ्ट इज इक्वल टू टी, टी इज थिकनेस ऑफ द स्लैब इनटू 1 माइनस μ1 बाई μ2, व्हाट इज μ1, आउटर मीडियम, व्हाट इज μ2, स्लैब मीडियम, एंड डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट क्या होगा, नेट शिफ्ट का, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही है। So that idea we can consolidate for general use. For both the cases, expression for shift is the same, important result. For both the cases, expression of the shift is the same. Second, for both the cases, the shift occurs in the direction of the light propagation. तो जिस डायरेक्शन में लाइट ओवरऑल चल रही है उसी डायरेक्शन शिफ्ट हुआ। अब इन दोनों रिजल्ट्स, apparent shift of a real object through a transparent slab and apparent, ये देखो इसको हम समराइज करेंगे। रियल ऑब्जेक्ट के साथ क्या, रे इधर जा रही थी, ये इधर से ये हो गई, तो ये फाइनली इसको यहाँ दिखाई देगा, शिफ्ट यहाँ दिखाई देगा। तो शिफ्ट किधर होगा, अगर आप भूल भी जाएं तो आप ऐसा रे डायग्राम बना के तुरंत डिसाइड कर सकते हैं, क्या रे गई इधर मुड़ी, और ये देखो इस ऑब्जर्वर को नेट फाइनल ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई देगा, तो शिफ्ट किधर हुई, इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट, मतलब ये राइट वर्ड ही तो रे जा रही है। एंड ये फाइनल इमेज, वर्चुअल इमेज फाइनल शो किया है, शिफ्ट इधर हुआ, एंड शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा, t इंटू 1 माइनस μ1 बाई μ2, μ1 क्या है, आउटर मीडियम, μ2 क्या है, स्लैब मीडियम। एंड सिमिलरली वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता, अपरेंट शिफ्ट ऑफ ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट थ्रू ए ट्रांसपेरेंट स्लैब। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ, मतलब ये रे यहाँ आती, सारी रे कन्वर्ट होती, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता, बट यहाँ से रे यूं मुड़ेंगी, फिर यूं मुड़ेंगी, तो ये शिफ्ट इधर हो जाएगी, सी इन दैट वे। तो कभी आप शिफ्ट की डायरेक्शन भूल जाएं तो ये सिंपल सा रे डायग्राम ड्रॉ करके शिफ्ट की डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं, और शिफ्ट का फॉर्मूला आप नहीं बोलेंगे, क्या t इंटू 1 माइनस म्यू आउटर अपॉन म्यू मीडियम शिफ्ट। तो शिफ्ट का फॉर्मूला दोनों केस में सेम है, और शिफ्ट की डायरेक्शन भी दोनों केस में लॉजिकली जो लॉजिक बनाए सेम है, क्या डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ रे प्रोपगेशन। इसमें देखिए रेट ओवरऑल इधर प्रोपेगेट करनी है, लेफ्ट टू राइट, शिफ्ट लेफ्ट टू राइट हुआ, इसमें राइट टू लेफ्ट प्रोपेगेट करें, शिफ्ट लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हुआ। सो दैट रिजल्ट इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर। नाउ ये रिजल्ट कई सिचुएशन में बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसलिए रिजल्ट को एनालाइज करने के बाद मैंने कंपेयर करके हम लोगों ने क्या किया, इनको मेमोराइज करने की कोशिश की। एंड अगेन इनको मेमोराइज करना कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात, व्हाट इज μ1? μ1 इज द RI ऑफ द मीडियम ऑफ द फर्स्ट इंसिडेंट रे, एंड μ2 के लिए डिसाइड हो गया। अब देखिए इसको यूज करें, एग्जांपल 4, व्हाट इज दैट, ए 10 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is kept in between a point object and a plane mirror. The object is 40 centimeter away from mirror. Find the location of the image of the object relative to the mirror as seen by an observer looking through the glass slab. अब देखिए इन क्वेश्चंस में एक एक बात को बहुत ध्यान रखना होगा। आज हम शुरुआत कर रहे हैं, ये एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम प्लेन मिरर और प्लेन स्लैब का कॉम्बिनेशन लेंगे। नेक्स्ट क्लास में ऐसे कई एग्जांपल लेंगे, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन स्लैब, प्लेन मिरर, सबको कंबाइन करेंगे। एंड लेट अस सी कैसे एनालाइज होगा, और वो एनालिसिस का प्रोसेस हम जो इस प्रॉब्लम में है वही आगे होगा।
तो मैंने इस टॉपिक को जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। एक आज एक मॉडल प्रॉब्लम लिया, आप इसको समझें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंसोलिडेट करें और देखें आगे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जो आपने इसमें आइडिया बनाया है वही आइडिया यूज होगा। एक बात और, अगर इसमें हम लोगों ने रिजल्ट याद कर रखे हैं, डेंसर और रेयर से डेंसर में देखेंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगी, डेंसर से रेयर में देखेंगे डिस्टेंस बढ़ जाएगी, रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए उल्टा होगा, तो आपको कंफ्यूजन पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप जनरल इक्वेशन यूज करेंगे और साथ में शिफ्ट का जनरल फार्मूला, तो आपके पास एक मैथमेटिकल प्रोसीजर है, आपके पास एक सिंगल इक्वेशन है एंड यू कैन विदाउट एनी कंफ्यूजन यू कैन ड्रॉ रिजल्ट इन एनी केस। एंड वन मोर थिंग, अभी देखिए हमने सारी एनालिसिस में रे डायग्राम साथ साथ लेके चले, और ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जितना रे डायग्राम बनाएंगे उतना ही आपकी कंफ्यूजन दूर होंगे। तो इस प्रॉब्लम को हम पहले क्या काम करेंगे, जो शिफ्टिंग का आइडिया निकाला है उससे सॉल्व करेंगे, फिर रे डायग्राम से भी सॉल्व करेंगे। नाउ व्हाट द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अब देखिए प्रॉब्लम में डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम हमको सोचना है। एक तो शिफ्ट का फॉर्मूला तुम्हारे पास है, ये देख लिया, कैलकुलेट कर लिया कितना होगा शिफ्ट। अभी शिफ्ट की डायरेक्शन नहीं देखेंगे, शिफ्ट क्या होता है, टी थिकनेस ऑफ द स्लैब इनटू 1 माइनस म्यू आउटर अपॉन म्यू स्लैब। तो म्यू आउटर एयर, म्यू स्लैब ग्लास 1.5, तो टी 10 सेंटीमीटर थिक है, देखो 10 1 माइनस 1 अपॉन 1.5, तो 1.5 3/2 होता है, तो क्या होगा 10 इंटू 1 माइनस 2/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10/3 सेंटीमीटर। तो शिफ्ट का अमाउंट ये हुआ, और डिफरेंट केसेस में देखेंगे शिफ्ट किधर किधर होगा। नाउ लेट्स सी, ये डायरेक्शन देती, शिफ्ट किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ रे प्रोपगेशन। नाउ ये हमने लिया, ये प्लेन मिरर था, उससे हमने मान लिया x डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट है x, अभी 10 न लें, x ले लें। नाउ ये ग्लास स्लैब लिया, तो ग्लास स्लैब की वजह से क्या होगा, इससे जो रे इधर जाएंगी इधर, तो शिफ्ट इधर होगी, मतलब इस ग्लास स्लैब से शिफ्ट इधर होगी, मतलब इस मिरर को ये ऑब्जेक्ट यहां दिखाई देगा। मिरर को ऑब्जर्वर मान लीजिए, देखिए क्या हुआ, अगर ग्लास स्लैब ना होती तो मिरर को ये ऑब्जेक्ट इधर दिखता, लेकिन ग्लास स्लैब का ये शिफ्ट हुआ तो शिफ्ट इधर दिखाई दिया, तो शिफ्ट एस ले लिया हमने, ये एस, तो मिरर से अब डिस्टेंस कितनी बची, एस माइनस एक्स, तो मिरर से एस माइनस एक्स डिस्टेंस बची, तो मिरर से एस माइनस एक्स पीछे ही मिरर इसकी इमेज बनाएगा, ये I2, I1 इमेज बनी स्लैब का, I2 बनी, फिर ये आप देख लें। इसके बाद अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर लुकिंग थ्रू द ग्लास स्लैब। अब ये अगर यहाँ ऑब्जर्वर होता तो ये हम ग्लास स्लैब के थ्रू लुक नहीं कर रहा, ये मिरर में लुक कर रहा, तो उसको इमेज यहाँ दिखाई देती। लेकिन अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा तो अब ये रे रिफ्लेक्ट होकर हो गई, ऐसे यहाँ से रे आई रिफ्लेक्ट होकर हो गई, तो इसके लिए रे की डायरेक्शन ये है, तो अब यहाँ से देखने वाले ऑब्जर्वर को इधर एक शिफ्ट और आ जाएगा, इस तरह से, दिस वे। तो फाइनल इमेज ऑब्जर्वर कहां दिखाई देगी, I3। तो अब आंसर क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज रिलेटिव टू मिरर में ये डिस्टेंस पूछी है, तो ये s था, तो x माइनस में से एक s और माइनस हो जाएगा s, तो डिस्टेंस क्या बची, x माइनस 2s, एंड x माइनस 2s इज द आंसर। नाउ दिस इज व्हाट, हम शिफ्ट के आइडिया को जानते हैं तो उसको यूज करते हुए इसको कर सकते हैं। नाउ पुट द वैल्यूज, फाइनल इमेज I3 फ्रॉम द मिरर क्या होगा, x माइनस 2s, x 40 दिया हुआ था और s क्या है 10/3, तो 40 माइनस 2 इंटू 10/3, सो इट विल बी 100/3। कैसे, 40 माइनस 20/3 एलसीएम लेंगे तो 40 इंटू 3 120, 120 माइनस 20 100/3, तो मिरर से 100/3 डिस्टेंस पर ये दिखाई देगा। नाउ मैं रिकमेंड करूंगा कि इस प्रॉब्लम को आप इस तरह से कम 1-2 बार एनालाइज करें, और इतनी बार करें कि आपके माइंड में ओरली होने लग जाए विदाउट एनी कंफ्यूजन। अब इसमें कहीं कहीं कंफ्यूजन हो तो हम इसको रे डायग्राम से और देखते हैं तो आइडिया क्लियर हो जाएगा। लेट अस अंडरस्टैंड द रे डायग्राम। देखिए ये सिचुएशन हमने ड्रॉ कर दिया, मिरर था, मिरर का हमने एक्सटेंडेड प्लेन मान लिया कि कोई रे जाएंगे, मान लो आगे निकल गई तो हम यहां से रिफ्लेक्शन मान लेंगे उसका। ऐसे ही अगर रे इधर जा रही तो इस स्लैब को एक्सटेंड कर देंगे, ये आइडिया हम पहले देख चुके हैं। अब ओवंस, अब देखिए ऐसा हमने क्यों किया कि अगर रे को हम बहुत पैरेलल ले रहे हैं तो यहाँ पे उनको टर्न करना हो, एंगल इतने छोटे होंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, तो हम थोड़ी सी बड़े एंगल वाली रे डायग्राम के लिए यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज
ये x डिस्टेंस, ये देखिए यहां से रह गई, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ी, फिर यहां से नॉर्मल से अवे मुड़ी, तो ये इस मिरर को एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट यहां दिखाई देगा, मतलब ये पहले शिफ्ट हुई स्लैब करती, ये शिफ्ट आया। तो मिरर के लिए एक्चुअली अगर देखें तो रे डायग्राम क्लियर कर रहा है। मिरर के लिए डिस्टेंस कितनी है, x माइनस एस। अब रे इसी एंगल ऑफ जो ये था इसी एंगल होगी तो यहां जाएगी। अब देखिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मिरर से अभी इस इमेज की डिस्टेंस कितनी है, x माइनस एस। तो मिरर से पीछे कितनी डिस्टेंस इमेज बनेगी, x माइनस एस। ये देखिए ये इमेज हुई I2। I2 कौन सी इमेज है, जो मिरर से, मतलब I1 कौन सी इमेज है, जो स्लैब करंट बन रही है। I2 कौन सी इमेज है, जो मिरर करंट बन रही है। लेकिन ये ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है, स्लैब के थ्रू देख रहा है। अब देखिए स्लैब में एक बार रिफ्लेक्शन यहां होता फिर यहां होता, तो अब इस ऑब्जर्वर के लिए जब स्लैब के थ्रू देखेगा तो अब रे इधर जा रही है, तो शिफ्ट इधर हुआ। देखिए यहां से शिफ्ट दिखाई दे रहा है, इधर हुआ, तो ये शिफ्ट एस और होगा एक एस। तो नेट डिस्टेंस क्या बची, x माइनस 2s। अब देखिए रे डायग्राम मैंने यहां क्यों लिया, वो इसलिए लिया कि वैसे तो बिना रे डायग्राम के हम करेंगे क्विक होंगे, लेकिन कंफ्यूजन हो रे डायग्राम बना लें, और रे डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल है। रे डायग्राम से आपको शिफ्ट की डायरेक्शन मिलेगी, रे डायग्राम से शिफ्ट का अमाउंट नहीं मिलेगा। शिफ्ट के अमाउंट के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और कौन से शिफ्ट कहाँ कैसे कंबाइन होगी रे डायग्राम आपको प्रॉपरली बता देगा। तो जब तक आपको इन केसेस में कंफ्यूजन होता रहता हो, रे डायग्राम का हेल्प लें। थोड़े टाइम बाद आपको इस रे डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात मैं और आपको सजेस्ट कर दूं, वो ये कि अगर आपने रिजल्ट याद किए, डेंसर में डिस्टेंस कम हो जाती है, रेयर में बढ़ जाती है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल के लिए उल्टा होता है, और शिफ्ट का फॉर्मूला, उन केसेस में आपको बार बार कंफ्यूजन होगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल था। अब देखिए मैंने बात की कि ये एग्जाम्पल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ट्रांसपेरेंट स्लैब और मिरर्स के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होगी। आप इस प्रॉब्लम से समझ गए होंगे कि अगर स्फेरिकल मिरर होंगे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और फिर स्लैब आ गई तो कितना सोचना पड़ेगा। तो वो बात थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, इसलिए उसका एक मॉडल प्रॉब्लम हमने, सिंपलेस्ट प्रॉब्लम आज डिस्कस कर ली। इन आइडियाज़ को आप सीख के जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके हम और हायर ऑर्डर प्रॉब्लम्स लेंगे। तो आज का असाइनमेंट, रिवाइज ऑल द आइडियाज एंड एग्जाम्पल्स डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर, जो एज यूजुअल होता है, बट देयर इज अनदर वन, अटेम्प्ट HW2 posted today on the group. This is an essential revision exercise for plane surface reflection. मतलब जैसे हमने प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन में एक HW1 लिया था, बड़ी एलिमेंट्री, ऐसे ही प्लेन सरफेस के रिफ्लेक्शन के लिए हम होमवर्क 2 लेते हैं। इसमें बड़ी एलिमेंट्री प्रॉब्लम होगी। इसमें मैंने कई प्रॉब्लम्स वही रखी हैं जो हमने क्लासरूम एग्जाम्पल लिया, और कुछ उनका मॉडिफाइड वर्जन। क्लासरूम एग्जाम्पल वाली प्रॉब्लम में क्यों ली, क्योंकि आप उनको जब करेंगे तो क्लास एग्जाम्पल में समझाए तो आपसे हो जानी चाहिए, नहीं हो रही तो आप लेक्चर वापस देख लें, उनको समझ लें और कर लें। कुल मिला के आपको इन जो प्रॉब्लम HW2 में जो मॉडल प्रॉब्लम्स हैं उनमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। यू हैव ऑल माई फोन नंबर, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी योर डाउट और यू कैन कॉल मी। कभी अगर मैं कॉल ना उठा पाऊँ तो आप मैसेज कर दें विद योर नेम एंड बैच, आई विल कॉल बैक एंड मैं उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करूंगा। जरूरत होगी तो वीडियो कॉल की बात करेंगे। थैंक यू टुडे फॉर पेशेंट लिसनिंग।